आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है रेलिवेंट कॉस्ट्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स एंड डायरेक्ट लेबर। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच रही होगी, उसके लिए डिसीजन कर रही होगी, तो उसके प्रोडक्ट के अंदर जो मटेरियल या लेबर यूज हो रहा है उसके लिए उसकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। जिस तरह हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि रेलिवेंट कॉस्ट्स और फ्यूचर कैश फ्लोज दैट इनकर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसीजन। यानी कि कोई नया अगर आप डिसीजन कर रहे हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसकी वजह से जो आपका फ्यूचर में कैश फ्लो हो रहा होता है, यानी कि आपकी जेब से जो पैसे जा रहे होते हैं, वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कहलाती है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हो और उसके लिए आपको नई बिल्डिंग चाहिए, तो उस नई बिल्डिंग के लिए जो आप रेंट पे करोगे, उस नई वाली बिल्डिंग का जो रेंट आप अभी इस डिसीजन की वजह से यानी नए प्रोडक्ट की वजह से जो पे कर रहे हो, वो आपके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी। इसके अलावा पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि रेलिवेंट कॉस्ट का कोई जर्नल एक प्रिंसिपल था जिसके अंदर यह बताया गया था कि जी रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा फ्यूचर कॉस्ट होगी, यानी कि वो आने वाले वक्त में ही इनकर्ड होगी। इसके अलावा रेलिवेंट कॉस्ट जो हमेशा कैश फ्लो होगा, यानी कि ये पैसे की फॉर्म में होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह को हम नहीं लेंगे यहाँ पे। इसके अलावा रेलिवेंट कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट के ये हमेशा उस डिसीजन की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। जिस तरह हमारे केस में इंक्रीज किया है इसने कि जी हम अगर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें नई बिल्डिंग चाहिए, नई जगह चाहिए, तो उसके लिए हम जो रेंट पे कर रहे हैं, इंक्रीज वाला रेंट, वही हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगा। अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि किसी भी कंपनी के लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल के केस में क्या होगा। मटेरियल्स की रेलिवेंट कॉस्ट से पहले हम देख लेते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं दैट आर डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जो फिनिश गुड बन चुकी होती है उसके अंदर जो आपको फाइनल प्रोडक्ट में चीज़ नज़र आ रही होती है और उसकी कॉस्ट को अगर आप इकोनॉमिकली मेजर कर सकते हो तो वो आपके लिए या उस कंपनी के लिए डायरेक्ट मटीरियल कहलाएगी। अब अगर हम मटेरियल के रेलिवेंट कॉस्ट की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, अपने आप से ये पूछेगी कंपनी के क्या ये जो मटेरियल मुझे नई प्रोडक्ट के लिए चाहिए वो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है कि नहीं, यानी कि हमारी इन्वेंट्री में वो है भी कि नहीं। अगर हमें जवाब दो तरह के मिल सकते हैं कि हाँ जी अवेलेबल है और एक है कि नहीं अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस केसेस में क्या होगा। अगर तो वो स्टॉक के अंदर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा कि उसकी जो परचेज कॉस्ट होगी वही उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी। ये जो ग्रीन कलर्स के मैं लिखता जाऊंगा ये सारे की सारी रेलिवेंट कॉस्ट को बताएंगी कि हमारी रेलिवेंट कॉस्ट मटेरियल के लिए क्या होगी। अगर स्टॉक के अंदर मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो उसको खरीदना पड़ेगा और जो खरीदने की कॉस्ट होगी वही उसके लिए रेलिवेंट कॉस्ट होगी। अब अगर वो स्टॉक के अंदर अवेलेबल है तो फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे कि क्या इसको हम रेगुलरली यूज करते हैं, और रेगुलर यूज करते हैं तो क्या इसको हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि इसको दोबारा खरीदेंगे भी या नहीं। तो इसके अंदर हमारे पास फिर दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, एक यस और एक नो की। अगर इस मटेरियल को कंपनी रेगुलरली यूज करती है और वो अवेलेबल भी है स्टॉक के अंदर और उसको रिप्लेस भी करेगी तो उसकी जो परचेज कॉस्ट होगी, यानी कि नया आइटम खरीदने के लिए आप जो पैसे खर्च करोगे वो उस मटेरियल के लिए रेलिवेंट होगी। लेकिन अगर आप कहते हो कि आप उसको रेगुलरली यूज भी नहीं करते और रिप्लेस भी नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। तो फिर हम ये देखेंगे कि जो आइटम या मटेरियल हमारे स्टॉक के अंदर पड़ा हुआ है उसका कोई और यूज या उसका और कोई मकसद है। अगर कहेंगे हाँ है, बिल्कुल हम इसको किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं, तो फिर इस केस में हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी। उस केस के अंदर हम ये कहेंगे कि हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी होगी, हायर ऑफ, यानी ज्यादा किससे, या अगर उसको हम किसी और जगह पे यूज कर सकते हैं और वहां से हमें जो फायदा या बेनिफिट या वैल्यू जो मिलेगी वो, या हमारी स्क्रैप वैल्यू, यानी कि हम उसको अगर बेच दें तो कितने का बिकेगा। और अगर वैल्यू फ्रॉम अदर यूज का मतलब ये है कि हम उसको कहीं और पे यूज करते हैं तो वहां से हमें उसके यूज की वजह से कितना फायदा होगा, कितने रुपीस का होगा। इन दो अमाउंट से जोन सी वाली बड़ी होगी वही रेलिवेंट कॉस्ट होगी। लेकिन अगर कहते हैं कि जी उसको अदर यूज कोई भी पॉसिबल नहीं है, वो वैसे ही पड़ी हुई है, हमने सिर्फ उसको बेचना है, तो उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वही उस मटेरियल के लिए उस प्रोजेक्ट के अंदर रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी।
अब अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर ऐसे तमाम पर्सोनल या मजदूर होते हैं दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर फाइनल गुड बनाने के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए डायरेक्ट लेबर कहलाते हैं। अब अगर हम डायरेक्ट लेबर के रेलिवेंट कॉस्ट की बात करें तो हमारे लिए इसकी कॉस्ट क्या होगी। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी, यानी कि सबसे पहले हम जो एचआर वाला बंदा होगा उससे ये पूछेंगे क्या ये जो लोग पहले से प्रोडक्ट बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है कि नहीं, ताकि हम नई प्रोडक्ट बना सकें। हमें उससे दो ही तरह के आंसर मिल सकते हैं। वो या कह सकता है कि यस बिल्कुल अवेलेबल है, उनके पास टाइम है, हम उनसे काम ले सकते हैं, या वो कह सकते हैं कि नहीं ये बिल्कुल फुली इंगेज है, फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर वो कहता है हाँ तो फिर क्या होगा, तो इस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा स्पेयर कैपेसिटी के अंदर जो नई प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे हम उसको रेलिवेंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो नई प्रोडक्ट ना भी बनाते तब भी वो फालतू उन्होंने बैठना था और उसके लिए उनको पैसे मिलने थे। हाँ, अगर वो फालतू बैठने के अलावा भी उसके ऊपर काम करते हैं और उसके लिए वो पैसे चार्ज करते हैं तो ये वाली जो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट होगी उनको जो एक्स्ट्रा काम करने की वजह से मिलेगी वो उस प्रोडक्ट के लिए या प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट कहलाएगी। अब अगर वो दूसरी सिचुएशन के ऊपर इसके आए, वो कहे कि जी हम उससे पूछते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर कैपेसिटी है, वो कहता है नहीं है, तो हम उससे ये पूछेंगे क्या ओवर टाइम या एडिशनल स्टाफ अवेलेबल है, ये जो हमारे पास अभी लोग काम कर रहे हैं इनसे हम ओवर टाइम ले सकते हैं, या फिर इनके अलावा मार्केट में इससे मिलता जुलता काम करने वाला और स्टाफ अवेलेबल है या नहीं। तो वो हमें दो तरह के जवाब देगा, या वो कह सकता है जी बिल्कुल अवेलेबल इनके पास ओवर टाइम भी और हमें बाहर से मिल सकते हैं, या वो कहेगा कि नहीं जी हमें बाहर से भी नहीं मिल सकते ना इनके पास ओवर टाइम के ये टाइम है। तो हम ये कहेंगे कि अगर उनके पास ओवर टाइम वो लगा सकते हैं या बाहर से हम बंदे हायर कर सकते हैं तो उनको जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के लिए, यानी कॉस्ट ऑफ हायरिंग यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे ओवर टाइम भी आ सकता है, तो वो सारे के सारी उस प्रोजेक्ट के लिए रेलिवेंट कहलाएगी। अगर हमें ना ओवर टाइम अवेलेबल है ना ही हम बाहर से लोग ला सकते हैं, तो अगर हमने वो प्रोडक्ट बनाना ही बनाना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेबर कॉस्ट जो पे करनी पड़ेगी वो भी देनी पड़ेगी, प्लस उसके अलावा जो हम पहले से प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी वजह से जो हमें फायदा हो रहा है, यानी जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी, वो मिला के हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट बनेगी। तो इस केस में हमारे पास रेलिवेंट कॉस्ट दो तरह की बनेगी, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी जो फायदा हमारा पुरानी वाली प्रोडक्ट से हो रहा था वो हमने एक ज़ाया किया इन पुराने एम्प्लॉइज को नई प्रोडक्ट के ऊपर यूज करने की वजह से, और जो इनको हमने एक्स्ट्रा में पे की है वो भी हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कहलाएगी। तो इस तरह आज के इस वीडियो के अंदर हमने बात की है कि जी मटेरियल और लेबर के अंदर रेलिवेंट कॉस्ट क्या होती है।